अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशंस का आगाज़ किया और हमने उसकी जो पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ी दैट वाज टॉरिस-सिलीज़ थ्योरम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन की एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ को है, जो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम ये टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। यानी अगर पानी स्पीड से आ रहा है तो हम कहते हैं वहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पर पानी की रफ्तार कम होती है तो हम कहते हैं पानी का प्रेशर या दबाव कम है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जो सेकंड एप्लीकेशन है ये कहती है कि जहाँ पर आपके पास फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी अजीब सी बात है जो मैंने आपके माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट कर दी है कि जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि आप बचपन से आप लोग हमेशा ये समझते आए हैं जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। लेकिन मैं कौन से प्रेशर की बात कर रहा हूँ और आप कौन सा प्रेशर समझते हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पर डील करेंगे और मैं वेरीफाई करूँगा, मैं इस बात को साबित करूँगा कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है और जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करूंगा, मैथमेटिकली अपनी बात को प्रूव करूंगा और फिर मैं इसकी जो लॉजिक है वो आपको समझाऊंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप सबके सामने एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम कंसीडर किया है। एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है और इसके तीन रीजन्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये कहलाता है वाइडर रीजन जिसको मैंने नाम रखा ए, ये कहलाता है नैरो रीजन जिसका मैंने नाम रखा बी, और ये कहलाता है वाइडर रीजन जिसका नाम रखा सी। ठीक है जी। अब इन रीजन्स के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। तो सर एक काम करें, चूंकि ये बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन है तो बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले ही, वो ये कि आप देख सकते हैं वाइडर रीजन है। वाइडर रीजन सर मतलब यहां एरिया है ज्यादा। चूंकि यहां पर एरिया ज्यादा है तो यहां पर फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो कम होगी। सर फ्लूइड की स्पीड कम होगी तो प्रेशर, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहां स्पीड कम है तो प्रेशर को कम हो जाना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक। लेकिन मैं साबित करूंगा यहां पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, जबकि ये जो रीजन है ये नैरो रीजन है। ये नैरो रीजन है तो क्या हुआ, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा होगी। आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे तो प्रेशर को भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं साबित करूँगा यहाँ स्पीड ज़्यादा लेकिन प्रेशर इसके बरक्स कम होगा। पहले मैं मैथमेटिक्स को अप्लाई करता हूँ। मैं बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करने लगा हूँ दो रीजन्स के ऊपर, एक वाइडर रीजन के ऊपर और एक नैरो रीजन के ऊपर। आप इसको इसके साथ कंपेयर करा सकते हैं, आप सी को बी के साथ कंपेयर करा सकते हैं, ए को सी के साथ मत कंपेयर कराइएगा क्योंकि इसका बिहेवियर सेम होगा। तो एक वाइडर रीजन ले लें, एक नैरो रीजन ले लें। वाइडर का नाम ए रख दिया और नैरो का नाम मैंने बी रख दिया। इन दोनों रीजन्स के ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई की। सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वाइडर रीजन के भी ऊपर अप्लाई कर दी और नैरो रीजन के ऊपर भी अप्लाई कर दी। ठीक हो गया सर चूंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो हर नुक्ते पर सेम होगी। हाँ, अगर ये वर्टिकल होता, फ्लूइड ऊपर चढ़ सकता होता तो मैं कहता कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुख्तलिफ होगी। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि पाइप्स नॉर्मली इनका डायमीटर स्मॉल होता है और नॉर्मली इनकी जो हाइट्स ली जाती हैं सेंटर से ली जाती हैं। मैं अगर इस रीजन की आपको हाइट बताऊं तो वो एच ए होगी, और वाइडर रीजन की जो हाइट, वाइडर रीजन के सेंटर से लेके ग्राउंड तक का फासला, ये इस रीजन की हाइट होगी। नैरो रीजन की हाइट क्या होगी, नैरो रीजन के सेंटर से लेके ग्राउंड तक का फासला। आप देख सकते हैं दोनों हाइट्स तकरीबन
बराबर आ रही होंगी। चूंकि ये दोनों हाइट्स तकरीबन बराबर होंगी एच ए और एच बी, तो सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम होगी। हाँ, अगर एक ज्यादा बुलंद होता तो मैं कहता वहां पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, और एक की हाइट अगर कम होती मैं कहता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम है। लेकिन जो हाइट्स ली जाती हैं ग्राउंड से लेके पाइप्स के सेंटर तक ली जाती है, ये फासला और ये फासला बराबर है, पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगी। मैंने यहाँ पर लिखा है वाइडर रीजन की हाइट और नैरो रीजन की हाइट तकरीबन बराबर है, तो वाइडर रीजन की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और नैरो रीजन की पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगी। अगर सर सेम होगी तो होगा क्या, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 500 है तो ये भी 500 है, ये जब उधर जाएगा तो -500 हो जाएगा, +500 ये भी +500 इक्वल के जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप एक काम करें, इस इक्वेशन में से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फैक्टर्स निकल गए हैं, बाकी ये चीज़ें बच गई, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप एक काम करें, काम ये करना है आपने, प्रेशर्स को एक तरफ कर लें और काइनेटिक एनर्जीज को दूसरी तरफ कर लें। तो मैंने प्रेशर्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया और काइनेटिक एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम को राइट पे शिफ्ट कर लिया। अच्छा, ये भी बर्नौलीज इक्वेशन है। एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया एक दफ़ा कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम के लिए वो क्या होगी। एक ये भी ऑप्शन गिवन था ये, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये चीज़ बचती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो खैर मैंने प्रेशर्स को एक तरफ कर लिया, पी ए माइनस पी बी, पी बी इधर आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर, ये प्लस आई उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर। सर हाफ रो इधर भी है, हाफ रो इधर भी है, दोनों से कॉमन ले लिया, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, इसमें से फर्स्ट करें पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है तो पानी की डेंसिटी लिखते हैं आप। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। सर स्पीड्स क्या होंगी यहाँ पर, यहाँ स्पीड क्या होगी, यहाँ स्पीड क्या होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन हाँ हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, हाँ हमें ये कंफर्म है कि ये वाइडर रीजन है, यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ की जो स्पीड है उसको मैंने वी ए बोला, यहाँ जो स्पीड है उसको मैंने वी बी बोला, यहाँ जो स्पीड है यहाँ वो कम होगी, मैंने सपोज कर लिया यहाँ वैल्यू 0.2, यहाँ जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर मैंने 2 सपोज कर ली। आपको पता है 2 जो है वो 0.2 से ज़्यादा होता है। ये वाइडर है, यहाँ स्पीड कम इमेजिन कर ली मैंने, ये नैरो है, यहाँ स्पीड ज़्यादा इमेजिन कर ली मैंने, और वी ए की जगह 0.2 लिखूंगा, वी ए की जगह 0.2 लिखूंगा और वी बी की जगह 2 लिख दूंगा मैं। ठीक है जी। फ्लूइड कौन सा जा रहा है, फर्स्ट करें इसमें से पानी जा रहा है, तो पानी की डेंसिटी 1000, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। सर डेंसिटी पानी की 1000 जब 2 से डिवाइड होगा तो 500। सर रीजन बी की स्पीड ज़्यादा है, कितनी है, फर्स्ट कर लिया 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस रीजन ए की स्पीड सर कम है, कितनी है 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर 0.04, इसमें से इसको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस जो पी बी है ये आपके पास आ रहा है पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है पी ए माइनस पी बी। तो सर दोनों रीजन्स के अंदर जो स्पीड का फर्क था वो बहुत कम था, 1.8 मीटर पर सेकंड का फर्क था, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ 0.2 थी, तो फर्क कितना था 1.8 मीटर पर सेकंड का फर्क था। लेकिन स्पीड का थोड़ा सा फर्क पाइप्स के अंदर प्रेशर का बहुत ज़्यादा फर्क जनरेट कर देता है। आप देख सकते हैं स्पीड का माइनर सा फर्क इन दोनों रीजन्स के अंदर, यानी इन दोनों रीजन्स के अंदर स्पीड का माइनर सा फर्क प्रेशर का फर्क हज़ारों में ले गया, 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सवाल मेरा ये है कि अगर ये डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हैं तो कौन ज़्यादा है। सर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ए बी से ज़्यादा है, कैसे मैं बताता हूँ। आप लिखें पी ए इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएं, फर्ज किया, ये करना नहीं है आपने, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि पी ए ज़्यादा है, ये उधर जाकर प्लस हो गया। ठीक है जी, फर्ज करें रीजन बी का प्रेशर 100 है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फर्ज कर लें। तो रीजन ए का प्रेशर कितना होगा, रीजन ए का जो प्रेशर होगा ना ये इससे 1980 ज़्यादा होगा। रीजन ए का प्रेशर क्या होगा, रीजन बी का प्रेशर प्लस 1980, रीजन बी का मैंने सपोज किया 100, तो रीजन ए का कितना होगा
रीजन ए का होगा 2080 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी इक्वेशन आपके पास डिफरेंस की फॉर्म में गिवन होती है, तो पहली क्वांटिटी होती है वो दूसरी क्वांटिटी से इतनी अमाउंट में बड़ी होती है। ठीक है जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ पी ए कैसे आएगा? पी बी की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1980 ऐड करने से आएगा, इसका मतलब पी ए ज़्यादा। और मैंने भी यही कहा था कि यहाँ एरिया ज़्यादा है, स्पीड कम है, प्रेशर ज़्यादा होगा। और हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करके साबित कर लिया यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन सर ये कौन से प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? मैं जिस प्रेशर की बात कर रहा हूँ ना, ये वो प्रेशर नहीं है जो आप समझते हैं। मैं जिस प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इस प्रेशर को कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर। सर व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर होता क्या है? इसको समझने के लिए फर्ज किया मेरे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर फर्ज किया पानी मौजूद है, पानी रेस्ट की हालत में है। हमें ऐसा दिखाई देगा मैक्रो लेवल पे, जब हम पानी को ऑब्जर्व करेंगे हमें लगेगा पानी रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर मैं माइक्रो लेवल के ऊपर देखूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखूं, तो पानी के जो ज़रात होंगे या पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेस्ट में नहीं होंगे, बल्कि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे होंगे। जब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे होंगे तो दीवारों के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। सर फोर्स लगा रहे हैं और उस चीज का एरिया भी है। फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। अच्छा सर कितना प्रेशर लगा रहे होंगे? मैं इसके लिए अब मीटर इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मीटर लगाएं ज़रा, यहाँ पर प्रेशर मीटर लगाएं। जब यहाँ पर आप प्रेशर मीटर लगाएंगे तो मीटर से मॉलिक्यूल्स आकर टकराएंगे, मीटर आपको रीडिंग दे देगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है इसको कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर। दोबारा बोलता हूँ, व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर सर? स्टैटिक प्रेशर ये होता है जब आपके पास कोई फ्लूइड है या लिक्विड है, रेस्ट में है, हमें बाहर वो रेस्ट में लग रहा है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दीवारों से टकराते हैं, दीवारों के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। लेकिन ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कहलाता है स्टैटिक प्रेशर। ये जो दीवारों पर लग रहा होता है कितना होगा सर? मीटर लगा कर देख लें आप कितना होगा। फर्ज करें ये प्रेशर है 100 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अच्छा ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने इस रीजन में भी मीटर लगाया है, इसमें भी लगाया है, इस रीजन में भी मीटर लगाया, तीनों रीजन्स के अंदर मीटर लगाए। अगर आप देखें इस रीजन के अंदर मीटर ने आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दी है, मतलब ज़्यादा प्रेशर शो कर रहा है। इस रीजन के अंदर मीटर कम प्रेशर शो कर रहा है, इस रीजन के अंदर मीटर ज़्यादा प्रेशर शो कर रहा है। इसकी वजह जो है मैं अभी थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, दूसरी बात सर, अगर हम लोग एक और प्रेशर की बात करें जो आप समझते हैं, वो होता है डायनामिक प्रेशर। वो होता है डायनामिक प्रेशर। व्हाट इज डायनामिक प्रेशर? डायनामिक प्रेशर ये होता है कि फर्ज करें फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जी। इस डायरेक्शन में जाते हुए फ्लूइड, अब फ्लूइड जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन में जब फ्लूइड जा रहा होता है या पानी जा रहा होता है, उसके सामने जो चीज़ आती है उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक प्रेशर। यानी फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है, फ्लो की डायरेक्शन में कोई चीज़ उसके सामने आ जाए तो डायरेक्शन में वो चीज़ के ऊपर जो प्रेशर लगता है, वो प्रेशर जो फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन में लगता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, फ्लूइड इधर को फ्लो कर रहा है, अब सर ये जो मीटर है इससे फ्लूइड के क्या मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे, लेकिन अब कोलिजन का इम्कान बड़ा कम हो गया। पहले कोलिजन का इम्कान मीटर के साथ ज़्यादा था, पहले स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया? अब फ्लूइड इस तरफ को चल पड़ा है, फ्लो कर रहा है। अब अगर इस तरफ को फ्लो कर रहा है तो वो इस तरफ को फ्लो करते हुए अपने सामने आने वाली चीज़ों के ऊपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन उसको मैं बोलूँगा डायनामिक प्रेशर। लेकिन अब ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन दीवारों के ऊपर फोर्स बहुत कम लगा पाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी।
टकराने का इम्कान कम हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएगी, मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी, स्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन सर सामने अगर किसी चीज़ को रखें, सामने खड़े होकर मेजरमेंट करें तो वो डायनामिक प्रेशर होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में स्टैटिक और डायनामिक को डिस्क्राइब कर दिया है। यानी अगर फ्लूइड का फ्लो इस तरफ को है और प्रेशर वो इसके परपेंडिकुलर लगा रहा है, यानी अगर आप देखें फ्लूइड फ्लो इस तरफ को कर रहा था और वो अगर फोर्स इसके परपेंडिकुलर इस तरफ को लगा रहा है, इस प्रेशर को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। यानी फ्लूइड का फ्लो इस तरफ को है और वो फोर्स लगा रहा है इस तरफ को, तो यानी फ्लो के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, इस फ्लो को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। लेकिन सर फ्लूइड का फ्लो भी इधर को है और कोई चीज़ सामने या मीटर भी इधर को ही पड़ा हुआ है, तो अब फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर जो प्रेशर ज़्यादा होगा ना वो स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। स्टैटिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा कैसे हो वो मैं आपको बताता हूँ। असल में होगा ये कि यहाँ पे जब यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा, जब यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी रफ्तार बड़ी कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो मॉलिक्यूल्स के पास जब वो इधर को जा रहे होंगे उनकी कम स्पीड होगी, उनके पास इतना टाइम ज़रूर होगा कि वो इन दीवारों के ऊपर फोर्स लगा सकें। यानी मॉलिक्यूल जा इधर रहे होंगे लेकिन वो इधर जाते हुए वो क्या करेंगे, दीवारों के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखते होंगे। तो मैं कहूँगा इस रीजन के अंदर जो है आपके पास स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम है। स्पीड कम है तो मॉलिक्यूल स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास टकराने के लिए वक्त मौजूद है, स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जिस प्रेशर को हमने जस्टिफाई किया ये स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही थी। जो आप समझते हैं वो डायनामिक होता है, यानी अगर पानी तेज़ी से जा रहा है उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है उसके ऊपर ज़्यादा सारा प्रेशर लगता है, वो डायनामिक प्रेशर होता है। अच्छा जी सर, इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन के अंदर होगा ये कि ये नैरो रीजन है, स्पीड बड़ी ज़्यादा होगी। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स तेज़ी से गुजरेंगे। अगर यहाँ से मॉलिक्यूल्स तेज़ी से गुजरेंगे तो दीवारों से टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने का मतलब ये है कि दीवारों पर अब प्रेशर कम लगेगा। इधर जा रहा है, इधर परपेंडिकुलरली कम मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो मैं कहूँगा स्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो गया। स्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो गया तो मीटर कम रीडिंग देगा। फिर जब इस रीजन से गुजरेगा तो वाइडर रीजन है, वाइडर रीजन है तो फिर क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होगी, मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे। मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे तो उनके पास इतना टाइम होगा कि वो दीवारों के ऊपर फिर से फोर्स लगाएंगे, और अगर फिर से फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो हम कहेंगे कि स्टैटिक प्रेशर फिर से बढ़ गया। स्टैटिक प्रेशर फिर से बढ़ गया तो फिर रीडिंग ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है जी, ये फ़र्क होता है स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर का। अब सर ये जो स्टैटिक प्रेशर है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी चंद एक एप्लीकेशंस हैं हमारी बुक में, दो एक मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। एक है डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट ये जहाज का पर है, विंग है। जहाज ऊपर को कैसे उठता है, वो स्टैटिक प्रेशर की मदद से उठता है। अभी जहाज का जो विंग है, ये जिसको मैं आपको ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, इसका डिज़ाइन इस किस्म का बनाया जाता है कि जब हवा इससे टकराएगी तो ये एयर को डिफ्लेक्ट करता है। ये इस अंदाज में एयर को डिफ्लेक्ट करता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर की जो लेयर्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंस, वो जब ऊपर से डिफ्लेक्ट होंगी तो वो इस अंदाज से डिफ्लेक्ट होंगी कि वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर जो ये हवा की लेयर्स हैं जिनको मैं स्ट्रीमलाइंस बोल रहा हूँ, इनको मजबूर किया जाता है कि एक दूसरे के करीब करीब हो जाए। जब ये करीब हो जाती हैं तो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, स्पीड इज़ हाई, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइंस एयर के मॉलिक्यूल्स को शो कर रही हैं। एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई है। स्पीड ज़्यादा, लेकिन सर व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। जबकि सर ये तो ऊपर वाली बात, ऊपर प्रेशर कम हो गया, जहाज के पर के ऊपर फ्लो इस तरफ को हो रहा है, एयर का फ्लो इस तरफ को हो रहा है और फोर्स लग रही है नीचे को। फ्लूइड का यानी एयर का फ्लो इस तरफ को हो रहा है, फोर्स लग रही है नीचे को, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, परपेंडिकुलर लग रही है। लेकिन ये प्रेशर सर कम होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा।
लेकिन सर नीचे पर के नीचे वाली सरफेस का डिज़ाइन कैसा होता है? नीचे वाली सरफेस का डिज़ाइन इस किस्म का होता है कि जब एयर उससे टकराती है तो एयर जिन रास्तों पर हरकत करती है जिसको स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, वो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, दरमियानी फासला बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं दो लाइनों का दरमियानी फासला ज़्यादा हो गया। ओके सर, फासला ज़्यादा हो जाता है तो क्या हुआ? तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड लो हो जाती है तो क्या हुआ? प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर हाई। सर कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं? एयर तो इधर को जा रही है, एयर इधर को जाते हुए पर के ऊपर जो ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्पीड कम है, मॉलिक्यूल्स के पास इतना टाइम होगा कि वो ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स पर से टकरा सकते हैं, तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर नीचे प्रेशर हो गया ज़्यादा, ऊपर प्रेशर हो गया कम, तो पर जाएगा कहाँ? ये देखिए, इमेजिन करें ये पर है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है जी, ये मार्कर पर है, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है नीचे से, एक लग रही है ऊपर से। अगर ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी वो इसको नीचे ले जाएगी, अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी वो इसको ऊपर ले जाएगी। तो ये जो आपके पास प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है लोअर एंड पे और अपर एंड पे, ये प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं लिफ्ट। और ये लिफ्ट ही तो है जो इस पर को ऊपर की तरफ को उठाता है, क्योंकि नीचे से फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, ऊपर से कम, तो जहाज़ का पर ऊपर को उठना शुरू हो, मतलब जहाज़ का पर ऊपर उठने का मतलब जहाज़ ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास एक और एप्लीकेशन गिवन है, हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल आपकी बुक में दिखाई भी गई है, टेनिस बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, स्विंग बोलते किसको हैं? एक होता है आप नॉर्मल बॉल को थ्रो करते हैं, वो बिल्कुल सीधी जाती है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं आता, वो अपने ओरिजिनल रास्ते पर रहती है, उसको स्विंग नहीं बोलते। स्विंग ये बोलते हैं आपने बॉल को थ्रो किया, आपने बॉल करा रहे हैं, बॉल थ्रो की तो बॉल जहाँ पर पड़ी, बैट्समैन एस्टिमेट कर रहा था कि बॉल यहाँ पर आएगी, बॉल अपने ओरिजिनल रास्ते से हट जाए, या थोड़ा सा राइट पे हो जाए, या थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए, या थोड़ा सा बाउंस आ जाए उसमें, या बैट से, तो हम कहते हैं कि बॉल के अंदर स्विंग प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्विंग प्रोड्यूस कैसे होता है? ये बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। बॉलर्स को पता नहीं होता लेकिन वो अप्लाई करना जानते हैं इसको। वो करते कैसे हैं? मैं अभी बात कर रहा हूँ टेनिस बॉल की। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। वो क्रिकेट बॉल के अंदर वो जो हार्ड बॉल होती है उसका मैकेनिज्म जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेनिस बॉल को देख लेते हैं, टेनिस बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। असल में टेनिस बॉल को ना हम थ्रो जब करते हैं इस तरह से थ्रो करते हैं कि वो बॉल आगे भी जा रही होती है और घूम भी रही होती है, बॉल आगे भी जा रही होगी और घूम भी रही होगी। तो सर ये यहाँ से मैंने बॉल थ्रो की, फेंकी, ऐसे घुमा के फेंकनी है, यानी स्पिन करते हुए घूमते हुए बॉल आगे जा रही है, घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, यानी सर बॉल घूम रही है। ये बॉल की मैंने रोटेशन दिखाई आपको एंटी क्लॉकवाइज, बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बॉल जो है वो घूमते हुए आगे जा रही है। ठीक है जी, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये, ऊपर जो एयर की लेयर्स होंगी, ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा जरा, बॉल उस तरफ को जा रही है, सर किस में से जा रही है? एयर में से जा रही है। एयर में से जा रही है तो क्या हुआ? एयर में से अगर जा रही है तो एयर की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो एयर की रेजिस्टेंस का सामना जब करना पड़ेगा तो सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ऊपर जो है फर्ज करें एयर इस तरफ को चल रही है, सपोज कर लेते हवा की मोशन इस तरफ को है, ठीक है, बॉल घूमती हुई जा रही है। अगर बॉल घूम रही है तो इसका ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस एरो की डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है। इस एरो की डायरेक्शन यानी बॉल की रोटेशन, इस एंड की बॉल की रोटेशन, और एयर का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है। बॉल की रोटेशन और एयर का फ्लो एक ही साइड में है। जब दो वेक्टर्स एक ही साइड पे हों तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले रीजन पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि एयर का फ्लो भी उधर को है और रोटेशन भी उधर को हो रही है, तो ऊपर वाले रीजन में स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा सर, नीचे वाले रीजन में क्या होगा? एयर का फ्लो तो उधर को था, अब अगर ये बॉल घूम रही है
अगर ये बॉल घूम रही है तो जब ये वाली सरफेस आगे को जाएगी, ये वाली सरफेस आगे को जाएगी तो ये वाली सरफेस पीछे को जाएगी, यानी इसकी मूवमेंट पीछे को होगी। इस रीजन की मूवमेंट अगर पीछे को होगी, एयर तो उधर को चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऊपर प्रेशर क्या था, कम था, ठीक है। अब बॉल जाएगी, हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि बॉल यहाँ पर आएगी, लेकिन सर नीचे प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी, बॉल थोड़ा सा ऊपर कूद जाएगी, ठीक है। और बॉल अपने ओरिजिनल रास्ते से हट जाएगी तो हम कहेंगे कि बॉल के अंदर स्विंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वो बच्चों इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंतहाई इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन है, और इसका जो हमारे पास एक दो एग्जांपल्स और हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।